नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट। मैं हूं परवीन शेख। चुनाव आयोग के खुलासे के बाद बिहार में भूचाल आ गया है। एसआईआर में यह बात सामने आई है कि वोटर लिस्ट में नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के घुसपैठियों के नाम हैं। घुसपैठियों के पास वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज भी हैं, जिस पर तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग का जो दावा है वो 80% से ज्यादा फॉर्म भर दिए गए हैं, जबकि हमारा खुद का फॉर्म तक नहीं भरा गया। सवाल यह है कि क्या ये आंकड़ा सच है? अगर हाँ, तो उसमें कितने फॉर्म असली हैं और कितने सत्यापित हैं? वहीं ओवैसी ने भी चुनाव आयोग पर हमला बोला। हमला तो पप्पू यादव ने तेजस्वी पर बोला है। सीट बंटवारे पर पप्पू यादव ने कहा कि लोकसभा के आधार पर विधानसभा की सीटों का बंटवारा करना सरासर गलत है। आरजेडी अकेले चुनाव लड़ती थी, तब उसकी हालत क्या थी, और अब कांग्रेस को आंख दिखाना ठीक नहीं। इधर एनडीए में भी सरकार में बने रहने के लिए तैयारियां जो है वो तेज हो गई हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए के साथ मिलकर 29 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज बिहार में जैसे ही एसआईआर के जो चौंकाने वाले खुलासे आए, उस पर तमाम विपक्षी पार्टी जो थी वो एकजुट नजर आई और एक सुर में चुनाव आयोग पर हमला किया। तो क्या ये अपनी हार इन लोगों ने पहले ही मान ली है? देखिए, हिंदुस्तान में बड़ा लुंज पुंज तरीके से इलेक्शन कमीशन काम करता है। अदरवाइज तेजस्वी यादव को तो चुनाव लड़ने ही नहीं दिया जाता। आपको मालूम है, पूरी दुनिया जानती है कि तेज प्रताप बड़े भाई हैं और तेजस्वी छोटे भाई हैं जी। इलेक्शन कमीशन के दस्तावेज के मुताबिक तेजस्वी बड़ा भाई है और तेज प्रताप छोटा है। ये फ्रॉड्स हैं ये लोग। ये लालू यादव के जो सुपुत्र हैं, इन्होंने किस तरह का फर्जीवाड़ा किया है, किसी की नजर गई होती। पूरी दुनिया को मालूम है कि तेज प्रताप बड़ा है, तेजस्वी यादव छोटा है, और सर्टिफिकेट जो है वो आपने उल्टा बना दिया। ऐसे लोगों के लिए ही तो एसआईआर की आवश्यकता है। कोई दूसरा देश होता जहां ये राजनीतिक खानदान के लोगों को के ऊपर सिस्टम जो है वो अपना अलग विशिष्ट दृष्टि नहीं दिखाता, सहूलियतें नहीं देता, तो किसी भी देश में ये वोटिंग करने के लायक तो छोड़ दीजिए, चुनाव कभी नहीं लड़ सकते, नेता बनना तो दूर। और ये सवाल खड़े कर रहे हैं किसके ऊपर? इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़े करने से क्या होगा? 80% और टू बी एग्जैक्ट 80.11% फॉर्म्स वापस आ गए हैं। ये तो सारे लोगों को देखने के लिए है। ये सारी चीजें तो ऑनलाइन है। और आप कह रहे हो कि क्योंकि आपका जो बेसिक आर्गुमेंट था, इतने कम समय में कैसे होगा? अभी 13 तारीख ही है, 80% हो गया, 2 दिन के अंदर में यह भी खत्म हो जाएगा। 15-16 तारीख तक सब कुछ खत्म, फिर जांच की प्रक्रिया चालू होगी। ये भड़के क्यों? क्योंकि खबर आ गई कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी और नेपाली वोटर जो है लाखों की संख्या में। तो आप क्या चाहते हो कि बांग्लादेशी आकर के रहे, बांग्लादेशी के वोट? तो देखिए, ये दिक्कत ये है कि इनके वोट बैंक के चक्कर में सारे सिस्टम को इन लोगों ने खराब किया। बिहार से ही जो इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस हैं उसकी शुरुआत हुई। ये कांग्रेस पार्टी ने बूथ लूटने का जो हिंदुस्तान में एक प्रचलन शुरू किया, ये बिहार से ही शुरू हुआ। कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, इसलिए इनको ईवीएम पसंद नहीं है। इनको बिना फर्जीवाड़ा किए हुए, बिना बोगस वोट डाले हुए ये चुनाव जीत नहीं सकते। तो वो सिस्टम बना रहे, वो पारदर्शी ना हो, इसलिए। और इनकी डुअलिटी देखिए कि कुछ दिन पहले तक तो ये कह रहे थे आधार कार्ड, खबरदार आधार कार्ड को जो है नहीं जोड़ा जा सकता। अभी कह रहे हैं आधार कार्ड को जोड़ो, सब जुड़ेगा, डोंट वरी। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि ईसी ने इस बार ये किया है कि ईसीआई नेट करके एक ऐप तैयार किया है, जिसमें 40 अलग अलग ऐप्स को जो है जोड़ के उसको तैयार किया गया है, इंटीग्रेट करके। अभी लोग फॉर्म देंगे, फॉर्म के बाद क्या होगा
इसकी स्क्रूटनी शुरू हो जाएगी। जितने फॉर्म्स आएंगे सब ऑनलाइन, डिजिटली वेरीफाइबल, और 1 अगस्त को एक टेंटेटिव लिस्ट निकलेगा जिसमें बहुत सारे नाम नहीं होंगे, बहुत सारे नाम नहीं होंगे। नाम होंगे भी तो बताया जाएगा भाई ऑब्जेक्शन है, आकर के क्लेरिफाई करो, और उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। मैं तो बार बार कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन को सीधे होम मिनिस्ट्री से वार्तालाप करना चाहिए। जो कोई भी बांग्लादेशी पकड़ा है उठा करके उसको बे ऑफ बंगाल में फेंक करके आओ, सीधे डिपोर्ट देम। उसको जो है बंगाल लेकर के जाइए, एक नाव पे बिठाइए और सुंदरबन के जंगल में भेज दीजिए, वापस अपने घर जाओ जहां से आए थे। तब जाकर के ये जो घुसपैठियों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। डबल नाम, झूठा सर्टिफिकेट, झूठे नाम, जो लोग मर गए हैं उनके भी नाम, जो लोग पैदा नहीं हुए उनके नाम से भी बिहार में जो है वोटर लिस्ट में उनका नाम है। छोटी छोटी बच्चियों को बुर्का पहन करके लाइन में लगवा देते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक क्लींजिंग प्रोसेस चल रहा है कि बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पूरे देश में होगा, तो ये दिक्कत इनकी है जो जिंदगी भर जो लोग फर्जीवाड़ा करते हुए चुनाव जीते, राजनीति की, उनसे ये मौका ये इलेक्शन कमीशन छीन रहा है, इसलिए बेचैनी ज्यादा है। बिल्कुल, विपक्ष की जमीन ही खिसका दी है चुनाव आयोग ने। लेकिन एसआईआर ने जो खुलासा किया और उसके बाद तेजस्वी यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग का जो अपमान उन्होंने किया है वो क्या दर्शाता है? देखिए, तो बहुत स्पष्ट है आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव ने की है और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। जब उनसे ये पूछा गया, ये जो खबर पब्लिश हुई है कि नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार, ये सब जो लोग हैं आकर के यहाँ पे हैं और सारे उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं जी, और ये सूत्रों के हवाले से खबर पब्लिश हुई है अखबारों में। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सूत्र को हम मूत्र मानते हैं। अब सोचिए कि ये वो व्यक्ति है जो बिहार का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुका है और चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, उसके लिए उतावला, और उसकी भाषा आप देखिए। सवाल ये, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ऐसा व्यक्ति जो कि बात नहीं कर सकता प्रेस कॉन्फ्रेंस में ढंग से, जिसको बात करनी नहीं आती, क्या वो 21वीं शताब्दी में बिहार का मुख्यमंत्री बनने लायक है? और मुझे याद है अभी एक इंटरव्यू में जब उनसे कहा गया कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि आप 9वीं फेल हैं, तो उसने कहा नहीं, हम तो 9वीं पास हैं। जैसे लग रहा है कि 9वीं पास होना कोई ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वो हो गया है। और आप ये समझिए कि ये जो व्यक्ति है, ये जो भाषा है, आज पहली बार इस तरह की बदतमीजी नहीं की है उसने जी। पहले भी नित्यानंद राय को उसने उंगली दिखाई थी कि ठंडा कर देंगे। ये बिल्कुल जो गुंडों वाली जो बातचीत होती है ना, वो तेजस्वी यादव में दिख रही है। और मैं आपको बताऊं, डीपीएस आरके पुरम में ये पढ़ा करते थे। आप अभी जाके गूगल में सर्च कीजिए, आपको रेडिट पे खबर मिल जाएगी। इनकी और दोनों भाइयों की जबरदस्त पिटाई हुई थी क्योंकि इन लोगों ने छेड़खानी कर दी थी। अब ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं गूगल पे खबर मौजूद है। तो देखिए, इनका जो व्यवहार है, नेचर है ना, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर ऐसा व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बन गया तो फिर क्या होगा, जिसको अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं है। और ये भाषा, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं नीतीश कुमार के लिए, वो भी कई बार सामने आया। जिस तरह से उन्होंने संस्कार दिखाता है ना, ऐसी भाषा तो लालू यादव भी हालांकि इस हद तक नहीं जाते थे, लेकिन लालू यादव भी ऐसी भाषा का प्रयोग पहले कर चुके हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग वो कर चुके हैं और वो सारी चीजें इनके दोनों बेटों में भी दिख रही है, साफ साफ दिख रही है। अब ये तो भाषा की बात हो गई। दूसरे, ये जो इलेक्शन कमीशन पे ये जो उंगली उठा रहे हैं, देखिए मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अच्छा मैं कई बार देखता हूं ये लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि आप आधार कार्ड को भी बनाइए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? ऑप्शन दिया इलेक्शन कमीशन को, सलाह, एक विचार सलाह है। इनमें से कई लोग ऐसे महानुभाव हैं जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि अब आधार कार्ड को आपको मानना ही पड़ेगा। तो और दूसरी बात बहुत स्पष्ट है, कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि जो 5 जो सीमांचल के एरिया हैं वहां पे जितनी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा आधार कार्ड मौजूद है। और हम लोग अपने जीवन में हम लोगों ने देखा है कि ये आधार कार्ड बनाना कोई मुश्किल नहीं है। और कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी कि सरकार भी बहुत लीनियंट है इसको लेकर के, आपका आधार कार्ड बना देगी, बहुत ज्यादा नहीं पूछेगी। पता है क्यों? क्योंकि उसका और भी इस्तेमाल है। बायोमेट्रिक्स आप अपना दे रहे हैं ना उसको, सरकार बायोमेट्रिक्स आपका ले लेगी। क्राइम डिटेक्शन में ये बहुत फायदे की चीज़ है, काम आता है, इसलिए सरकार आसानी से आधार कार्ड दे देती है। लेकिन सबको मालूम है वो आपके रेसिडेंस का प्रूफ नहीं है। तो जब सब कुछ एक लीगल तरीके से हो रहा है, इनकी बेचैनी ये है कि हर किसी को मालूम है। बिहार में आप जाके किसी से पूछ लीजिए, वहाँ पे घुसपैठिए कुछ खास इलाकों में तो बिल्कुल ही बड़े पैमाने पे बैठे हुए हैं और उनको ये अपना वोट बैंक समझते हैं।
तो इनको मिर्ची वहां पे लग रही है, इनको लग रहा है कि इनका जो वोट बैंक है वो इनसे दूर हो जाएगा। तो सारी बेचैनी उस बात को लेकर के है, और ये फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब ये इस तरह की अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनको बिल्कुल ये अंदाजा नहीं है कि क्या मैसेज ये बाहर। एक तो देखिए, बिहारियों का अपमान ऐसे भी होता है, एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है उसको अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं है। तो सोचिए, ये बहुत ही शर्म की बात है तेजस्वी यादव के लिए। तो आने वाले चुनावों में इस भाषा का भी खामियाजा विपक्ष को उठाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से एनडीए में तैयारियां तेज हैं, लेकिन इस बीच एक छोटी सी खबर और आई, सुहेल देव भारतीय पार्टी के जो चीफ हैं वो कह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये सब तो बेकार की बातें। वो वहाँ पे जाकर के चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन उधर दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है उसमें सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा है। देखिए, ये बहुत सारे लोग बिहार में आकर के चुनाव लड़ते हैं, मायावती भी आकर के लड़ती हैं, मुलायम सिंह यादव तो एक बार पूरे की पूरी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ लिए थे कि भाई यादवों का वोट मिल जाएगा। हर राज्य के राजनीति का एक अपना डायनेमिक्स होता है। बाहर वाले को बात हुई तो अब एसआईआर के ऊपर जिस हिसाब से ओवैसी ने बयान दिया जी, अब ओवैसी से भी पूछना चाहिए कि भाई साहब, जब इस तरह का एक्सरसाइज हैदराबाद में चल रहा था, ये पाया गया कि 2 जगह आपके नाम थे, एक फ्रॉड हो तब तो, माने कोने कोने में छिपे हुए लोग हैं, तो आप किस आधार पे 2 जगह आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा था? ये रजिस्ट्रेशन 2 जगह वोटर आप बने हुए थे तो एक हटाया गया। आपकी चीख इसलिए निकल रही है क्योंकि जो राज बता रहे हैं कि भाई कुछ जिलों के अंदर जरूरत से ज्यादा उसमें वोटर्स हैं इलीगल, उसमें वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो इलाके हैं जो मुस्लिम बहुल इलाका है। 5-7 बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स जहां बहुत ज्यादा संख्या में बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, वैसे पूरे बिहार में भी है, पूरे देश में भी घुसे हुए हैं। आप नोएडा में चले जाइए, आपको आज ज्यादातर नोएडा के अंदर जो मेड्स मिलेंगे सब बांग्लादेशी मिलेंगी जी, बांग्लादेश से आए हुए लोग होते हैं। तो जो सुपौल है, अररिया है, कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज है, दरभंगा है, भागलपुर है, ये सब मुस्लिम बहुल इलाका कैसे बन गया? आप सिर्फ किशनगंज को देखिए, 76% मुस्लिम्स हैं वहां पे, और जो लोग किशनगंज को जानते हैं अच्छी तरीके से, वहां मुसलमानों की जो संख्या है पिछले 20 साल में डबल से ट्रिपल हो गई है। तो जो आंकड़े जो बताया जा रहा है वो भी कम है, क्योंकि जितने भी आंकड़े हैं, जो अनुमान जिसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करते हैं, ये 2011 के दिए गए अनुमान के मुताबिक है, उसके सेंसस के मुताबिक है। अभी तो और भी बड़ा खतरनाक है। अभी देखिए, आज ही खबर आई असम के अंदर कम से कम 2700 घर के ऊपर बुलडोजर चला है। क्यों नहीं? वो लोग वो जंगल में आकर के बस गए, जंगल में आकर के बस ले, घर बना लिया, सब कुछ, सब बांग्लादेशी, सारे के सारे बांग्लादेशी, तो बुलडोजर तो चलेगा ही। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है, अच्छा होता कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज अगर ईमानदार होती, वो कहते कि नहीं ये जरूरी है। महाराष्ट्र में इतने सवाल आप खड़े करते हो, कितने नाम जोड़ दिए गए, इतना ये हो गया इलेक्शन। भाई, कांग्रेस पार्टी शुड हैव बीन द फर्स्ट पार्टी, और ये लोग महाराष्ट्र को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले लोग, ये आरजेडी हो, वामपंथी हो, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, इनको तो सबसे पहले आगे आना चाहिए था कि भाई एसआईआर करवा रहे हो, बिल्कुल सही है, हम आपके साथ चल रहे हैं, जितने भी फर्जी वोटर्स हैं उसको हटाओ। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अब बिहार का जो चुनाव है वो भी चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, चोर मचाए शोर वाली कहानी है। जिन लोगों ने हिंदुस्तान में चोरी कर करके चुनाव जीते, बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीते, दलितों को, गरीबों को वोट ना देकर चुनाव जीते, बिहार के अंदर में यही लालू यादव के जमाने में, एक कांग्रेस पार्टी के जमाने में कोई दलित जाकर के वोट दे पाता था? बॉम्ब चलते थे, गोलियां चलती थी। वो पोलिंग बूथ जो दलितों के मोहल्ले में है, जहां पे दलित वोटर्स ज्यादा हैं, ये बंगाल में भी होता है,
तो बूथ तक जाने वाले रास्ते में वो 4-5 गुंडे बैठ जाया करते थे और बॉम्ब मार देते थे, तो लोग अपने घर में चले जाते थे। और इलेक्शन कमीशन उस समय के अधिकारी भी उनके, सब कुछ उनका, सिस्टम उनका, और पहलवान लोग जाते थे वहां और बैलेट बॉक्स होता था, तो जो अधिकारी टीचर वगैरह जो पोलिंग ऑफिसर बनकर के जाते थे उनको साइड और सारा जो है मार मार करके, ये था बिहार। इसी से इनकी राजनीति चल रही थी। अभी वोटर लिस्ट सही किया जा रहा है तो इनकी राजनीतिक क्षमता जो है वो खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि फिर ये तो चुनाव नहीं, बिना बोगस वोट के तो चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये मामला बड़ा संगीन लग रहा है। बिल्कुल, चुनाव के ऐलान से पहले ही जिस तरह से एसआईआर में और चुनाव आयोग खुलासे कर रहा है, उससे विपक्ष की चुनौतियां कितनी बढ़ चुकी हैं। देखिए, विपक्ष की चुनौतियां तो ऐसे भी बड़ी हुई है वहां पे, चूंकि अगर आप बिहार में लोगों से बात करेंगे तो जो वहां पे जो सोशल कॉम्बिनेशन है वो स्पष्ट ये दिखा रहा है कि एनडीए को एक क्लियर एज है, ये समझने की बात है। और ये कुछ लोग वहां पे हैं, आप देखिए कांग्रेस जो है ज्यादा सीट के लिए जो प्रेस कर रही है वहां पे, दबाव बना रही है, उसमें भी आप देखिए कि इस बार क्या होगा कि तेजस्वी यादव कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं देने जा रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस 70 सीट पर लड़ी थी, सिर्फ 19 जीत पाई थी जी। अब अभी देखिए अभी क्या हो रहा है, जो राष्ट्रीय जनता दल है उसकी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बात बार बार समझने की है वहाँ पे कि जैसे वहाँ पे यादव एक बड़ा ही डोमिनेंट कास्ट है वहाँ पे, उन यादवों का और इतना वो दबंग कास्ट है कि उसकी वजह से काउंटर पोलराइजेशन होता है। यादव और मुस्लिम, ठीक है, वो एक साथ में है, उनका जैसे लगभग 31% पे हो जाते हैं। लेकिन अगर क्रिकेट की एनालॉजी मैं आपको दूं तो जैसे मैं आपको ओपनिंग बैट्समैन है, उन्होंने बहुत बढ़िया रन बना दिया, उसके बाद की जो मिडिल ऑर्डर है, टेल है, वो कुछ नहीं कर पाती है। तो इनके साथ भी समस्या वही है, ये यादवों की दबंगई इतनी है कि जो जितने नॉन यादव कास्ट हैं वो सब एक साथ हो जाते हैं, काउंटर पोलराइजेशन वहाँ पे हो जाता है। तो उसके नज़रिए से, और देखिए जितने भी आपके शेड्यूल कास्ट हैं वहाँ पे, उनके साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार कौन करता है? वहाँ जाके आप किसी से पूछिए, ये सब यादव ही करते हैं वहाँ पे जा करके। तो वहाँ पे जिस तरह का सोशल कॉम्बिनेशन अभी बन रहा है उसमें एनडीए को एक क्लियर एज है, राजद के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और कांग्रेस की बात मैंने आपको कहा, कांग्रेस काफ़ी हंगामा मचा रही है, हल्ला कर रही है कि हमको ज़्यादा सीट मिलना चाहिए। बार्गेनिंग होता है, वो तो हमेशा होता है, लेकिन इस बार पूरी संभावना है कि कांग्रेस को कम सीटें मिलेंगी, क्योंकि पिछली बार की विधानसभा चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही कम था। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बांग्लादेश और नेपाल से सटे बिहार के किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में अवैध घुसपैठियों के कारण इलाके की डेमोग्राफी पूरी तरह बदल गई है। 1951 से 2011 तक देश की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी जहां 4% बढ़ी है, वहीं सीमांचल में यह आंकड़ा करीब 16% है। यही आबादी आरजेडी का वोट बैंक भी है, जिस पर चुनाव आयोग ने अब बड़ी चोट की है, जिससे विपक्ष के मंसूबे पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं और इसलिए पूरा विपक्ष इस वक्त चुनाव आयोग पर हमलावर है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।